हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक जिसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। क्यों ब्रिटेन का केस इतना स्ट्रेंज है? क्योंकि उसके बनने का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसा नहीं हुआ था कि एक सडन रेवोल्यूशन हो गया और ब्रिटेन बन गया, नहीं। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चला, इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी सारा कुछ हुआ। तो 18वीं सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन जैसा कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पे रहने वाले 4 तरह के मेन लोग थे, 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स थे, जो कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश कहलाते थे। मतलब वहां के लोगों की 4 मेन प्राइमरी आइडेंटिटीज थी। तो ये एथनिक ग्रुप्स थे, इनका खुद का अपना कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस चल रहे थे। अब धीमे धीमे क्या होता है कि जो इंग्लिश होते हैं, जो इंग्लिश लोग होते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं, वो वेल्दी बन जाते हैं। कैसे? आपको याद होगा कि इंडिया में ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी आई थी, जो कि इंग्लैंड से वहाँ पे आए, वहाँ से यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए। तो धीमे धीमे ये लोग के पास पैसा आता है, ये लोग पावरफुल बनने लगते हैं। तो आसपास के जो आइलैंड नेशंस हैं उस पर अपना इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो भी वहाँ पे मोनार्की थी उससे सारी पावर अपने हाथ में ले ली, सारी पावर उनसे छीन ली। तो ये जो है इवेंट 1688, हिस्ट्री में इस इवेंट को द ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है या फिर द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और ऐसे में एक नेशन स्टेट बनता है जिसमें इंग्लैंड सेंटर में है और धीमे धीमे आसपास में सब जुड़ने लगता है। इसके बाद आता है स्कॉटलैंड, मतलब आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब फिर धीमे धीमे जुड़ते हैं। तो आप आगे देखेंगे कैसे आयरलैंड इसका पार्ट बना और कैसे स्कॉटलैंड इसका पार्ट बना। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। देखो, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या होता है? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके हिसाब से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म होता है। ठीक है, तो अगर स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या कि इंग्लैंड का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे हुआ होगा, तभी तो स्कॉटलैंड वाले एग्री हुए कि भाई हम लोग इंग्लैंड के साथ जुड़ जाते हैं, राइट। इसका मतलब कि इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो इंग्लिश मेंबर्स थे। अगर इंग्लिश मेंबर्स किसी पार्लियामेंट में होंगे तो वो ज्यादातर किसकी आइडेंटिटी को ग्रो करने का ट्राई करेंगे? किसकी आइडेंटिटी को ग्रो करने का ट्राई करेंगे? दैट इज ब्रिटिश आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही धीमे धीमे ब्रिटिश आइडेंटिटी है वो ग्रो करने लगती है, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बट इसके साथ साथ में जो स्कॉटलैंड का डिस्टिंक्टिव कल्चर और उसके पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सिस्टमैटिकली धीमे धीमे दबा दिया जाता है कानून के हिसाब से। फिर कैथोलिक क्लेन्स ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड्स, ये वो लोग थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था। ये लोग ने बहुत ही ज्यादा टेरिबल रिप्रेशन सहन किया था। सो दे सफर टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे ट्राई टू असर्ट इंडिपेंडेंस। जब भी ये लोग आवाज उठाते आजाद होने के लिए इंग्लैंड से, तो इनको बहुत ही बुरी तरह से दबा दिया जाता। They were forbidden to speak their Gaelic language. इनको खुद की जो लैंग्वेज थी गेलिक लैंग्वेज, वो भी बोलने का हक नहीं था। एंड they were not allowed to wear their national dress. मतलब उनके खुद की जो नेशनल ड्रेस है वो भी आप पहन नहीं सकते। Large numbers were forcibly driven out of their homeland. काफी सारे लोगों को उनके घरों से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। मतलब जो उनका होमलैंड था वहां से उनको भगा दिया गया था। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे आयरलैंड की कहानी कि कैसे आयरलैंड इंग्लैंड के साथ जुड़ा और ये बहुत बड़ा एक देश बना। तो बच्चों अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो पहले आयरलैंड डिवाइडेड था 2 लोगों के अंदर, मतलब कि 2 तरह के लोग वहां पे रहते थे। एक थे कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स। ये क्रिश्चियन रिलीजियन के 2 मेन ग्रुप हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। सो कैथोलिक्स थे वो मेजॉरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट्स ये माइनॉरिटी में थे। बट ये माइनॉरिटी वालों को इंग्लिश लोग हेल्प करने लगे ताकि आगे जाके इंग्लिश इन्फ्लुएंस इस देश पे हो सके और ये जो माइनॉरिटी वाले हैं वो इस कैथोलिक कंट्री पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके। लेकिन इनके वजह से फिर कैथोलिक्स को तो प्रॉब्लम होगी, तो कैथोलिक्स ने रिवॉल्ट किए, काफी सारे रिवॉल्ट किए और लास्ट में एक रिवॉल्ट किया 1798 में। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट 1798 में लास्ट रिवॉल्ट किया जिसके लीडर थे वुल्फ टॉन। ये और इनके यूनाइटेड आयरिश मैन लोगों ने मिलकर लास्ट में एक बार फिर से ट्राई किया अपने देश को इनके चुंगल से बचाने के लिए, बट ये रिवॉल्ट फेल हो गया और आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल कर लिया गया इन 1801। इसी तरह से नया ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ जिसमें सबसे डोमिनेंट जो कल्चर था वो था इंग्लिश कल्चर।
अभी जो नया देश फॉर्म हुआ उसके कुछ सिंबल्स हैं वो आपको याद रखने हैं बच्चों। कौन कौन से सिंबल्स हैं? द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन आर ब्रिटिश फ्लैग, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं। फिर नेशनल एंथम इनका क्या था? गॉड सेव अवर नोबल किंग। थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको एक्टिवली प्रमोट किया गया और बाकी सारे जो देश थे जैसे आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ये देश जुड़े तो थे इस यूनियन के साथ में, बट ये सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ और इस केस को इसीलिए एक स्ट्रेंज केस बोलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।